ये मामला मुंबई का है। मुंबई के परेल इलाके में कपड़े की एक दुकान में 22 साल का एक नौजवान प्रवीण जडेजा काम किया करता था। ये बात है साल 2007 की। 28 जुलाई 2007 को प्रवीण जडेजा के मालिक ने, यानी कपड़े के दुकान के ओनर ने, प्रवीण से पास में ही एक और मार्केट है सेवारी के क्लॉथ मार्केट में जाने के लिए कहा और कहा कि वहाँ एक कारोबारी से 40,000 रुपये मिलने वाले हैं, वो 40,000 रुपये का पैकेट तुम लेकर दुकान में वापस आ जाओ। प्रवीण पर आमतौर पर इस तरह की जिम्मेदारी उसके मालिक नहीं सौंपा करते थे, लेकिन इत्तेफाक से जिस रोज़ ये 40,000 रुपये उसके दुकान के मालिक को मिलने थे, उस रोज़ उनके दुकान में काम करने वाला एक बहुत ही भरोसेमंद पुराना एम्प्लॉय एब्सेंट था, नहीं आया था। ऐसे में दुकान के मालिक ने प्रवीण जडेजा पर भरोसा करने का फैसला किया और प्रवीण से ये कहा कि तुम सेवारी मार्केट जाकर रुपए लेकर आ जाओ। काम जिम्मेदारी का था, उसे डूज एंड डोंट्स बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है, और प्रवीण ने पूरा भरोसा दिया अपने मालिक को कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं रुपए लेकर सही वक्त पे वापस आ जाऊंगा। इसके बाद प्रवीण निकल गया। उसने सेवारी के मार्केट से 40,000 रुपये कलेक्ट भी कर लिए, अपने मालिक को भी बता दिया कि मैंने रुपए कलेक्ट कर लिए हैं और अब मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब वो वापस आया तो बिल्कुल रोते बिलखते हुए वापस आया। उसने आते ही जो है एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी सुनाई और ये बताया कि वो रुपए लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे ज़रूरत महसूस हुई कि वो एक बार पब्लिक टॉयलेट जाए, और जैसे ही वो पब्लिक टॉयलेट में गया उसने अपना बैग, रुपयों वाला बैग जो है वो टॉयलेट में ही एक जगह पर रखा था। इसके बाद जैसे ही वो फ्री होकर वापस मुड़ा, उसने देखा कि उसका वो बैग गायब है। उसने ये कहा कि उसने ये देखा था कि उसके पीछे पीछे 2 लोग उस पब्लिक टॉयलेट में आए थे और उसे पूरा शक है कि वही 2 लोग वो बैग लेकर चले गए, लेकिन वो कौन लोग थे न तो वो पहचानता है न वो उन्हें जानता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ये बात, ये सच्चाई उनको बताए, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत जुटाई है और चूंकि सच बोलने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए वो दुकान पर वापस आया है और अपने मालिक से ये सारी बातें बता रहा है। ये कहते हुए प्रवीण जो है वो बुरी तरह रोने भी लगा और रोते रोते उसने अपने मालिक से माफ़ी मांगने की शुरुआत कर दी। असल में प्रवीण ये बता रहा था कि ये गलती उससे हो गई है और उसे माफ़ कर दिया जाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक लापरवाही या गलती की इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। अब 40,000 रुपये यूँ गायब हो जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। तो ऐसे में दुकानदार ने यह तय किया कि वो इसके बारे में पुलिस को खबर देंगे। प्रवीण से उन्होंने पहले बातचीत की, सारी बातें समझी, पूरी कहानी, पूरा सीक्वेंस उन्होंने समझा और उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। मुंबई में RAK पुलिस स्टेशन है। RAK पुलिस स्टेशन में उन्होंने इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवा दी। अब पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद इस मामले की छानबीन शुरू की, जांच शुरू की और इस सिलसिले में सबसे पहले पुलिस ने यह तय किया कि वो प्रवीण से ही पूछताछ करेगी, क्योंकि प्रवीण इस मामले का न सिर्फ विक्टिम था, पीड़ित था, बल्कि वही इस मामले का इकलौता चश्मदीद भी था जो उस चोरी की पूरी घटना पर कुछ रोशनी डाल सकता था। तो पुलिस ने प्रवीण को थाने में बुलाया और उससे पूछताछ करने की शुरुआत की। अभी प्रवीण से पुलिस ने 2-4 सवाल पूछे ही थे कि उसकी घिग्गी बन गई। वो जो है वो बोल नहीं पा रहा था, पुलिस से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। पुलिस को उसका बॉडी लैंग्वेज देखकर ये लगने लगा कि ये प्रवीण ज़रूर कुछ छिपा रहा है। अदरवाइज़ कोई विक्टिम जो है वो पुलिस के पास आने के बाद कंफर्ट फील करता है, उसे थोड़ी राहत मिलती है कि उसकी सुनवाई हो रही है, गुनहगार पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ जो विक्टिम है प्रवीण, वो खुद ही जो है वो लगातार सक पका रहा था और खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। तो पुलिस ने जब उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया तो पुलिस को लगने लगा कि प्रवीण कुछ छिपा रहा है। अब पुलिस ने प्रवीण से सख्ती की और उसे कई सारे ऐसे सवाल पूछे जहां पर वो लड़खड़ाने लगा और फिर पुलिस ने उसको कन्फ्रंट किया। इसका नतीजा जल्दी सामने आया। प्रवीण जो है वो टूट गया। उसने कहा कि उससे भारी भूल हो गई है, वो 40,000 रुपये किसी ने नहीं चुराए, बल्कि वो रुपए उसी के पास हैं, उसी ने चुरा लिए थे। और चूंकि वो ये रुपए हजम कर लेना चाहता था, अपने मालिक को नहीं देना चाहता था, तो उसने ये झूठी कहानी चोरी की गढ़ी है। अब ये अपने आप में एक बड़ा गुनाह था, ये अमानत में खयानत का मामला इसे आप कह सकते हैं। तो पुलिस, चूंकि जो विक्टिम था वही अब क्रिमिनल पुलिस की निगाहों में बन चुका था, तो ऐसे में पुलिस ने प्रवीण को फौरन गिरफ्तार कर लिया। इसके बारे में
उन्होंने प्रवीण के जो मालिक हैं, कपड़े के दुकान के ओनर, उनको भी इसके बारे में बताया और उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने अपने जिस सर्वेंट पर इतना ट्रस्ट किया, अपने जिस एम्प्लॉय पर इतना ट्रस्ट किया, उसी ने जो है उनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की। तो उन्हें बड़ा अफसोस भी हुआ और अब तो खैर मामला उनके हाथ से बाहर जा चुका था, पुलिस के पास केस था और पुलिस ने यह तय किया कि वो प्रवीण को गिरफ्तार करेगी। इस तरह से पुलिस ने न सिर्फ प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि जैसे ही केस दर्ज करवाया गया उसके बमुश्किल 3 से 4 घंटे के अंदर पुलिस ने प्रवीण को पकड़ लिया था। और प्रवीण की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से 40,000 रुपयों से भरा वो बैग भी रिकवर कर लिया, जिस बैग के चोरी की झूठी कहानी उसने पुलिस को सुनाई थी। अब ऐसे गिरफ्तार होने पर, माल असबाब बरामद हो जाने पर, उसकी जो जगह हो सकती थी, उसका जो नया पता या ठिकाना हो सकता था, वो ठिकाना जेल ही था और प्रवीण को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन चूंकि वो फर्स्ट टाइमर था, इससे पहले उसने कोई अपराध किया नहीं था, उसके वकील ने कोर्ट में ज़मानत की अर्जी दाखिल की और वो न्यायाधीश को ये कन्विंस करने में कन्विंस करने में कामयाब हो गया, ये बताने में कामयाब हो गया कि इस गलती या जो भी चूक हुई है उसके लिए उसे 3 दिन जेल में है, आगे जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें वो पुलिस को सहयोग करेगा, तो प्लीज़ आप अभी उसके मुवक्किल को यानी प्रवीण को ज़मानत दे दीजिए। वकील की कोशिशों से प्रवीण को महज 3 दिन के अंदर ज़मानत मिल गई। अब प्रवीण जडेजा फिर से आज़ाद हो चुका था, लेकिन उसकी आज़ादी के बाद इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि ज़मानत मिलने के बाद जैसे ही प्रवीण जडेजा जेल से छूटा, वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। ढूंढे नहीं मिला लोगों को, उसके दुकान के मालिक उसे ढूंढते रहे, उसके जानने वाले लोग उसे ढूंढते रहे, पुलिस भी देर सवेर पता करने में लग गई कि वो गया कहाँ मुलजिम, लेकिन जिसे ज़मानत मिली वो ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी किसी को ढूंढे नहीं मिला। अब पुलिस के लिए ये एक नई मुसीबत हो गई, क्योंकि पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई ज़मानत को जंप करके, अगर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन के अगर कोई फरार हो जाता है उल्लंघन करके, तो उसे पकड़ के न्यायालय के सामने पेश करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। तो पुलिस के लिए एक नई मुसीबत या नया चैलेंज इस मामले में खड़ा हो गया कि वो फिर से प्रवीण को पकड़े। पुलिस ने बड़ी कोशिश की, छान मारे तमाम जगह जहाँ पर भी उसके रहने की कोई गुंजाइश हो सकती थी, उसके कोई एम्प्लॉइज़ से बात किए पुलिस वालों ने और ये जानने की कोशिश की कि वो मुंबई में कहाँ रहता है और कब आता है, किस रास्ते से, किस रूट से, तमाम चीज़ें। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो प्रवीण जो है उसका कोई पता नहीं चला और आखिरकार पुलिस के बही खातों में उसके आगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लिख दिया गया, यानी कानून की नज़र में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। भगोड़ा मतलब एक ऐसा अपराधी जिसे ढूंढ ढूंढ कर पुलिस थक चुकी हो और वो गिरफ्त में नहीं आ रहा हो। तो ऐसे अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती होती ही है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसे अपराधियों को पकड़ने पर जो पुलिस वाले ऐसे लोगों को पकड़ते हैं उनको डिपार्टमेंट की ओर से अलग से रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो ये बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बात है 2007 की। अब इतने सालों के बाद 2023 में मुंबई पुलिस ने यह तय किया कि वो ऐसे कुछ मामले जिसमें मुलजिम जो है भाग गए, फरार हो गए, जिन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सका, उन मुलजिमों की पुलिस तलाश करेगी। ये पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने तय किया और 2023 के शुरुआती दिनों में यानी जनवरी फरवरी महीने में पुलिस ने इसे लेकर एक मीटिंग की और शॉर्टलिस्ट किया वैसे मुलजिमों का नाम जिन्हें पुलिस फिर से पकड़ना चाहती है। और इसी कोशिश में, इसी क्रम में पुलिस को प्रवीण जडेजा की भी याद आई और पुलिस को लगा कि अरे हाँ, ये बेल जंप करके फरार हुआ था, तो इस प्रवीण जडेजा को भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी एफर्ट में या इसी क्रम में पुलिस ने इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया ताकि प्रवीण के बारे में जानकारी जुटाई जाए। और पुलिस ने अपने जांच की शुरुआत की मुंबई के उसी परेल इलाके से जिस परेल इलाके में कभी प्रवीण जडेजा एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, उस कपड़े की दुकान में जाकर पुलिस ने बातचीत की, आसपास के दुकानदारों से और वहां काम करने वाले कामगारों से पुलिस ने बातचीत की। लेकिन ये वक्त काफ़ी गुजर चुका था, 2007 से 2023 16 साल। तो इन 16 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था और वहाँ रहने वाला, वहाँ मौजूद कोई भी ऐसा आदमी पुलिस को नहीं मिला जो प्रवीण जडेजा के बारे में कोई जानकारी दे पाता। वैसे भी प्रवीण जडेजा जब बेल जंप करके यानी ज़मानत मिलने के बाद फरार हुआ था, तो जाहिर है वो इतनी एहतियात तो कम से कम बरतना ही था उसे कि वो कभी भी मुंबई के इस इलाके में किसी आदमी के संपर्क में ना आए और किसी आदमी को उसके बारे में पता ना चले। इतनी कम से कम उसे अपने लिए सुरक्षा का ख्याल तो करना ही था। ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात थी। तो यही हुआ, पुलिस वहाँ गई, वापस आ गई, लेकिन पुलिस को परेल से उसके बारे में कोई लीड नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस ने तय किया कि वो एक बार इस मामले में जो भी अरेस्ट पेपर्स
हैं, अरेस्टिंग के जो पेपर्स है, उसको पुलिस एक बार फिर से पढ़ेगी। पुलिस को जो टीम प्रवीण को ढूंढ रही थी उसने वो सारे पेपर्स फिर से पढ़ने की शुरुआत की। प्रवीण की तस्वीर आज से जो 16 साल पहले की थी, उस समय प्रवीण की उम्र थी तकरीबन 22 साल। उस तस्वीर को पुलिस ने बड़े गौर से देखा, उसके फीचर्स को समझा और पुलिस ने ये नोटिस किया कि उस अरेस्टिंग के पेपर में ये लिखा हुआ है कि प्रवीण के मुंह में ऊपर की तरफ 2 दांत सोने के हैं, यानी आर्टिफिशियल टिथ है। तो ये जो सोने के 2 दांत के बारे में पुलिस को पता चला, ये एक डिस्टिंग्विश या आप कह सकते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क था उस आदमी का, प्रवीण जडेजा का। और पुलिस ने ये सोचा कि इस मार्क के सहारे प्रवीण जडेजा को ढूंढने की नए सिरे से कोशिश की जानी चाहिए, कर सकते हैं। और इसी क्रम में पुलिस जो है फिर से न सिर्फ परेल बल्कि सेवारी भी गई, जहाँ पर क्लॉथ मर्चेंट्स और भी कई सारे हैं जहाँ काम होता है। वहाँ जाने के बाद पुलिस ने ये पता किया कि प्रवीण जडेजा नाम का एक आदमी जो आज से तकरीबन 16 साल पहले यहाँ था, यहाँ काम करता था, उसके मुंह में 2 सोने के दांत है। क्या आप लोग ऐसे किसी आदमी को जानते हैं? इस कोशिश में, इस एफर्ट में पुलिस को उसके बारे में कुछ जानकारी मिली। यानी ये एफर्ट जो है पुलिस ने सेकंड टाइम किया था, पहले एक बार किया था, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। दांत के बारे में पता चलने के बाद पुलिस ने दोबारा एफर्ट किया और इस बार एफर्ट करने पर पुलिस को उसके बारे में कुछ जानकारी मिली। फिर पुलिस को ये पता चला कि प्रवीण जडेजा बेसिकली गुजरात का रहने वाला है। गुजरात के कच्छ इलाके में मांडवी तालुका है और उस मांडवी तालुका में एक गाँव है सभराई। तो प्रवीण जो है उसी सभराई गाँव का रहने वाला है। तो ये एक बड़ी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन लोकेशन वाइज मुंबई पुलिस को मिली थी। अब पुलिस को यह पता करना था कि वो प्रवीण जडेजा उसी सभराई गांव में मौजूद है या नहीं। इस काम के लिए पुलिस ने गुजरात में जो उसका नेटवर्क है मुंबई पुलिस का, उसने उस नेटवर्क को एक्टिवेट किया। गुजरात पुलिस की भी शायद मदद ली गई होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अपने नेटवर्क और अपने मुखबिरों के जरिए मुंबई पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि मांडवी तालुका के सभराई गाँव में क्या प्रवीण जडेजा नाम का कोई ऐसा आदमी रहता है जिसके मुंह में 2 सोने के दांत हैं। अब मुखबिर जो है प्रवीण जडेजा और 2 सोने के दांत वाले आदमी की तलाश में जुट गए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मुखबिरों का काम जो है वो एक तरह से जासूसों की तरह होता है। वो बड़ी खामोशी से सारी चीज़ें पता लगाते हैं, शोर नहीं मचाते, क्योंकि इससे जिसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं उसको भनक मिल सकती है, वो भाग भी सकता है या फिर मुखबिरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मुखबिर जो है वो बड़ी खामोशी से ये सब कुछ पता करने में जुटे हुए थे। इस कोशिश में मुखबिरों को एक इन्फॉर्मेशन मिली तो ज़रूर, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पुलिस की दी गई जानकारी से हुबहू नहीं मिलती थी, बल्कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क था। मुखबिरों को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उन्हें ये पता चला कि उस गांव में, सभराई गांव में, एक ऐसा आदमी रहता तो है जिसके मुंह में 2 सोने के दांत है और वो दोनों सोने के दांत उसके जबड़े के ऊपर के हिस्से में, यानी जो दांत के ऊपर की जो कतार होती है वहीं पर है, जिस तरह की जानकारी पुलिस ने दी थी। लेकिन मुखबिरों को ये पता चला कि उस आदमी का नाम प्रवीण जडेजा नहीं बल्कि प्रदीप सिंह जडेजा है। अब ये जानकारी थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी नई थी, लेकिन मुखबिरों को जब ये पता चला तो मुखबिरों ने फिर से मुंबई पुलिस को अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि ऐसा आदमी इस गांव में रहता ज़रूर है, लेकिन नाम प्रवीण नहीं बल्कि प्रदीप सिंह जडेजा है। अब पुलिस ने अपना दिमाग दौड़ाया और पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रवीण ही हो, उसने अपना नाम बदल लिया हो, क्योंकि उसे चकमा तो कानून को देना है, पुलिस को चकमा देना है। तो इसीलिए अब उन्होंने मुखबिरों को दूसरा काम सौंपा पुलिस की टीम ने। पुलिस ने यह कहा कि आप बस उसकी एक तस्वीर किसी भी तरह से क्लिक करके, खींचकर, चोरी छिपे जैसे भी हो, हमें आप भेजिए और हम ज़रा ये देखना चाहते हैं कि ये वही बंदा है या नहीं। मुखबिर इस एफर्ट में भी कामयाब हो गए। मुखबिरों ने प्रदीप सिंह जडेजा की एक तस्वीर चोरी छिपे कहीं से अरेंज की या उतारी, जो भी हो, उन्होंने वो तस्वीर जुगाड़ करके मुंबई पुलिस को भेज दी। और मुंबई पुलिस ने प्रवीण जडेजा की जो पुरानी तस्वीर है उस तस्वीर के साथ ये जो तस्वीर भेजी गई थी जिसका नाम प्रदीप सिंह जडेजा है, इन दोनों तस्वीरों का मिलान किया। और मिलान करके पुलिस ने ये देखने समझने की कोशिश की कि आज से 16 साल पहले प्रवीण जडेजा जैसा दिखता था, क्या आज जो तस्वीर भेजी गई है वो तस्वीर उस 16 साल पुरानी तस्वीर से रिजेंबल करती है, मेल खाती है। पुलिस ने ये अपने लेवल पर चेक करने की कोशिश की और आपको जानकर अच्छा लगेगा, हैरानी भी होगी कि इस कोशिश में पुलिस को पॉजिटिव रिजल्ट नजर आए। पुलिस को लगा कि हाँ, ये बंदा तो वही लग रहा है जो 16 साल पहले जमानत के बाद फरार हुआ था, यानी प्रवीण ही लग रहा है। हो सकता है कि उसने अपना नाम बदल लिया हो। अब जब ये बात पुलिस को कंफर्म हो गई कि ये वही आदमी है, पुलिस ने अपने तौर पर इसको इंश्योर कर लिया, तो फिर पुलिस ने प्रदीप सिंह जडेजा को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि वो मुंबई से बोल रहे हैं और LIC
की तरफ से बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से। उसकी एक पॉलिसी मुंबई के सेवारी इलाके में है, कभी वो मुंबई में रहा करता था, उस समय की एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी अब मैच्योर हो गई है, जिसमें उसे एक ठीक ठाक एक मुश्त रकम जो है वो मिलने वाली है। लेकिन इस रकम को हासिल करने के लिए उसे LIC के ऑफिस में आकर कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी। तो ये बेहतर तरीका है कि वो आए और अपने रुपए लेकर जाए, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद अगर एक सर्टेन पीरियड तक वो अपने पैसे क्लेम नहीं करता है तो वो पैसे फिर वापस चले जाएंगे, फिर उसे मिलेंगे नहीं। ये बात जब LIC एजेंट बने पुलिस वालों ने प्रदीप सिंह जडेजा नाम के उस आदमी से कही, तो उसने कहा कि हाँ, वो मुंबई में रहता तो था और उसकी एक पॉलिसी भी थी, अगर वो वाकई मैच्योर हो गया है तो फिर मैं उसको क्लेम करना चाहूँगा। तो फिर एक तरह से पुलिस ने उस प्रदीप सिंह जडेजा उर्फ प्रवीण जडेजा के लिए एक ट्रैप लगाया, यानी जाल बिछाया, और इस जाल में प्रदीप सिंह जडेजा उर्फ प्रवीण जडेजा फंस गया। LIC एजेंट बनकर उससे बात करने वाले आदमी के कहे मुताबिक वो मुंबई आया और मुंबई के सेवारी इलाके में LIC ऑफिस पहुंचा, और वहां पर सादे लिबास में पुलिस वाले पहले ही घात लगाए हुए उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही दिए गए समय में वो बंदा प्रदीप उर्फ प्रवीण वहाँ पर पहुँचा, पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। पूरे 16 साल बाद, कितनी अजीब बात है, उसे 16 साल बाद पुलिस ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब उससे कहा कि भाई तुम प्रदीप नहीं प्रवीण हो, तो उसने फिर पुलिस को, जैसा कि हर मुलजिम करता है, झूठ बोलकर कुछ बरगलाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने प्रवीण और प्रदीप जो भी कहे, उसको जानने वाले उसके जो फॉर्मर को एम्प्लॉयज़ थे उनको पुलिस ने तब तक पहचान लिया था, और फिर उन फॉर्मर को एम्प्लॉयज़ के ज़रिए पुलिस ने उसकी पहचान इंश्योर करवाई कि ये बंदा वही प्रवीण जडेजा है या नहीं। और जब पुलिस ये कन्विंस्ड हो गई, पुलिस को जब ये इत्मीनान हो गया कि ये वही प्रवीण है जो प्रदीप बनकर इन दिनों गुजरात में रह रहा है, जब ये कंफर्म हो गया तो फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यानी एक प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर को 16 साल के बाद मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने का जरिया बनी उसके मुंह में लगे 2 सोने के दांत, जो उसके पूरे शख्सियत का, पूरे पर्सनैलिटी का एक यूनिक फीचर था, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क था। आमतौर पर पुलिस जब भी किसी को गिरफ्तार करती है, उसके बारे में जो भी बही खाते पुलिस लिखती है, एक डोजियर बनाती है, उसमें पुलिस इस तरह के मार्क्स के बारे में इन्फॉर्म करती है, लिखती है। और ये लिखना कितना कारगर साबित हुआ, ये आप इस केस स्टडी को देखकर समझ सकते हैं। एक आदमी जो आज से 16 साल पहले लालची था, जिसने 40,000 रुपये के लालच में अपने ही मालिक को धोखा दिया था, पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, जमानत के बाद भाग गया, वो 16 साल के बाद फिर से लालच के मारे पुलिस की जाल में आकर फंसा, और उसके पकड़े जाने की वजह जो है वो 2 सोने की दांत जो उसके मुंह में लगे हुए हैं वो बने। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प और अनोखी कहानी थी, जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये कहानी साझा करनी चाहिए, और मैंने ये कहानी साझा की। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, थोड़ी अजीब और चौंकाने वाली भी लगी होगी। अनलाइक मर्डर मिस्ट्रीज़, इस कहानी में कोई इतना हीनियस क्राइम भी नहीं था, इसीलिए मैंने ये भी कहा कि ये कहानी दिलचस्प लगेगी। अदरवाइज़ मर्डर मिस्ट्रीज़ के साथ इस तरह का शब्द बोलना भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। बेशक इन्वेस्टिगेशन चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन कोई मर्डर मिस्ट्री में जिसमें किसी की जान गई हो, उसको जो है मतलब बहुत दिलचस्प कहना शायद बहुत उचित नहीं होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं कहता नहीं हूँ कभी। तो बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने और बने रहने के लिए।